आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसे मशहूर अमरीकी लेखक मार्क ट्वेन ने लिखा है। उनकी लिखी टॉम सॉयर और एडवेंचर्स ऑफ हकलबरी फिन काफ़ी चर्चित रही। इस कहानी का मूल शीर्षक है अ क्यूरियस ड्रीम। तो आओ सुनो कहानी, एक अनोखा सपना। 2 रात पहले मुझे एक अजीबोगरीब सपना आया। मैं किसी शहर की किसी इमारत की सीढ़ियों पर बैठा हुआ हूँ। कौन सा शहर था क्या मालूम। रात के कोई 12-1 बजे का वक्त था और एकदम सन्नाटा छाया हुआ था। कोई भी इंसानी आवाज नहीं आ रही थी। सिर्फ दूर एक कुत्ते का भौंकना और एक दूसरे कुत्ते का जवाबी भौंकना ही सुनाई पड़ रहा था। तभी अचानक एक खड़खड़ाहट सुनाई पड़ी, मानो कोई कुछ टीन का कुछ या ऐसा कुछ घसीटता ला रहा है। और मैंने देखा चंद पलों में एक ऊंचा लंबा कंकाल सिर ढांके और चीथड़ों से अपना शरीर लपेटे चला जा रहा था। उसके कंधे पर एक टूटा फूटा ताबूत था और हाथ में उसने एक गठरी पकड़ रखी थी। वो खड़खड़ाने की आवाज़ उसकी हड्डियों के आपस में टकराने से आ रही थी। कहना ना होगा कि मैं चौंक गया। मगर जब तक मैं संभल पाता, एक और कंकाल आता दिखाई दिया। इसने अपने कंधे पर एक ताबूत का 2/3 हिस्सा रखा हुआ था और अपनी बाह के नीचे कोई 2-3 तख्ते पकड़े हुए थे। मैं उसके चोगे के टोपी के नीचे झांक कर उससे कुछ पूछना चाहता था, मगर तब तक उसने अपनी बिना आंखों वाले गड्ढे मेरी तरफ किए और अपना जबड़ा मुस्कुराने के अंदाज में खोला। तो मैंने उससे कुछ ना पूछना ही ठीक समझा। वो भी थोड़ा आगे जाकर अंधेरे में गुम हो गया। ये अभी आंख से ओझल हुआ ही था कि खड़खड़ाने की आवाज फिर सुनाई दी और मैंने देखा कि एक और कंकाल अपनी पीठ पर रखे कब्र के पत्थर के बोझ से दबा हुआ और अपने हाथ में पकड़ी रस्सी से एक टूटा हुआ ताबूत घसीटता हुआ चला जा रहा था। मुझे देखकर वो रुका और 2 कदम पीछे हटकर बोला, जरा हाथ लगाना भाई। मैंने सहारा देकर उसका पत्थर नीचे रखा और वो वहीं बैठ गया। पत्थर उतारते समय मैंने देखा कि उस पर लिखा था जॉन बैक्स्टर, देहांत मई 1839। मृतक थक हार के वहां बैठ गया और अपने हाथ की हड्डियों से अपने माथे की हड्डी को पोंछा। ये ज़रूर पुरानी आदत के अनुसार था, क्योंकि उसके माथे पर इस वक्त कोई पसीना झलकता तो मुझे न नजर आया। बहुत बुरा वक्त आ गया है, बहुत ही बुरा। अपने फटे पुराने चीथड़े को और भी कसकर अपनी तरफ लपेटते हुए वो बोला। फिर उसने अपने जबड़े को अपने हाथ पे ऐसे रखा मानो कुछ सोच रहा हो और अपने बाएं पैर को उठाकर अपने दाएं पैर के घुटने पर रखा और अपने ताबूत में से एक जंग लगी कील निकालकर अपना टखना खुजाने लगा। क्यों भाई, ऐसा क्या हुआ? क्या गड़बड़ हो गई है? मैंने सहानुभूति से पूछा। गड़बड़? ये कफन देखो, चिथड़े, ये कब्र का पत्थर देखो, टूटा फूटा, ये ताबूत देखो, एकदम जर्जर।
अरे एक इंसान की सारी जायदाद नष्ट हुई जा रही है और आप पूछ रहे हैं क्या गड़बड़ हो गई है। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, मैंने कहा। अब मुझे लगता था कि आपकी अवस्था में आपको इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। पड़ता है जनाब, बिल्कुल फर्क पड़ता है, वो बोला। मेरे आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, मेरा आराम भंग होता है। आप जरा 2 मिनट मेरी बातों पर गौर कीजिए और फिर खुद ही फैसला कर लीजिए, वो अपने सर के ऊपर का कफन पीछे सरकाता हुआ बोला। जी बताइए, मैंने कहा। इस सड़क से दूर आगे जाकर जो कब्रिस्तान पड़ता है ना, जीर्ण शीर्ण सा, मैं वहीं रहता हूं। ओफो, मुझे लग ही रहा था कि ये लचीली हड्डी बस निकलने ही वाली है। दोस्त, जरा इसका सिरा मेरी रीढ़ की हड्डी से एक धागे से अटका दो, अगर तुम्हारे पास कोई धागा हो तो। वैसे इस बात के लिए एक चांदी का तार सबसे मजबूत रहता है और देखने में भी अच्छा लगता है अगर उसे साफ रखा जाए तो। उफ, कितनी शर्मनाक बात है इस तरह टूटना और ढहना, क्योंकि हमारे वंशज हमारा ध्यान नहीं रख रहे हैं, उस कंकाल ने कहा और फिर अपने दांत पीसे। और उसके दांत पीसने से मैं सिहर उठा, क्योंकि बिना मांस और मज्जा के ऐसा करने का असर और दुगना हो जाता है। मैं 30 साल से उस कब्रिस्तान में रह रहा हूं, वो आगे बोला, और कितना कुछ बदल गया है उस वक्त से जब मेरा थका बूढ़ा शरीर आराम से वहां एक लंबी नींद सोने के लिए लेटा था। आहा, कितना बढ़िया वक्त था वो। तमाम दुख, दर्द, पीड़ा, परेशानी, संशय, डर, झंझटों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति पाकर मैं आराम से लेटा था और अपनी कब्र के ऊपर पड़ती हुई मिट्टी की आवाज और बाकी सब आवाजों का धीरे धीरे धीमा पड़ जाना आराम से सुन रहा था। काश तुम आज ये अनुभव कर पाते तो, उसने अपने हडहे हाथ से मेरी पीठ थपथपाते हुए कहा। जी हाँ जनाब, 30 साल पहले जब मैं वहां लेटा था तो ये जगह स्वर्ग की तरह थी। शहर के शोर शराबे से बिल्कुल दूर शानदार जंगल था, फूलों के गलीचे बिछे रहते थे, मंद मंद हवा चलती थी, गिलहरियां हमारी कब्रों के आसपास फुदकती थी और कई तरह के जीव जंतु वहां रेंगते थे। गुलाबों की झाड़ियां, घास और अन्य तरह तरह के पेड़ पौधों को बड़े करीने से रखा जाता था और बीच बीच में जो पगडंडियां बनी थीं उनकी भी साफ सफाई और मरम्मत नियम से होती थी। अरे उस समय मरना 10 साल और जीने से कहीं बेहतर था और मैं यहाँ अच्छी संगत में था। मेरे आसपास बड़े बड़े घरानों के लोग आके दफन होते थे। पर जनाब, अफसोस कि अब वो दिन नहीं रहे। हमारे वंशज हमें भूल गए हैं। मेरा पोता एक आलीशान बंगले में रहता है और मुझे उसने इस टूटी फूटी कब्र में छोड़ रखा है, जहां कीड़े मकोड़े मेरा कफन कुतर कुतर के अपने घर बना रहे हैं। मैंने और मेरे दोस्तों ने इस शहर की समृद्धि की नींव रखी थी और हमारे रईसजादों ने हमें इस खंडहर हो रहे कब्रिस्तान में छोड़ दिया है, जहां पड़ोस में रहते लोग हमें देखकर कोसते हैं और यहाँ से गुजरते अजनबी हमें देखकर मुंह बिचकाते हैं। तब और अब में फर्क तो देखो। हमारी कब्रें ढह गई हैं, पत्थर टूट फूट चुके हैं, रेलिंग भी टूट के लटक गई है, कहीं झूल गई है। गुलाब के फूल, हरी भरी झाड़ियां, पेड़ पौधे सब झाड़ झंकार में बदल चुके हैं।
और जो बाड़ लगा रखी थी हमारे कब्रिस्तान के चारों तरफ कि कोई जंगली जानवर अंदर ना आ पाए, वो भी एक तरफ से टूट गई है और उसका टूटा हुआ सिरा सड़क पे लटक कर हमारे आरामगाह का मखौल उड़ा रहा है। और तो और अब हम अपनी इस शर्मनाक स्थिति को जंगल के पेड़ों के बीच में भी नहीं छुपा सकते, क्योंकि शहर ने बाहें पसार के हमें अपने में समेट लिया है। हमारी खूबसूरत आरामगाह के अवशेष बस चंद पेड़ बचे हैं जो शहरी जीवन से उकता कर खिन्नता से हमारी कब्रों में अपने पांव गड़ाए खड़े हैं। आप समझ रहे हैं ना, बहुत ही खस्ता हाल है। हमारे नाती पोते शानदार घरों में रहते हैं और हमें अपनी कब्र में रहने के लिए भी जद्दोजहद करनी पड़ती है। आपको मालूम है कि उस कब्रिस्तान में एक भी ऐसी कब्र नहीं है जो चूती ना हो। बारिश में ठंडा ठंडा पानी आकर हमें चौंका कर जगा देता है और जब हमारी कब्रों में पानी भरने लगता है तो हमें उनसे बाहर निकलकर पेड़ों की डालियों पर जाकर बैठना पड़ता है। अगर ऐसी किसी रात आप उस कब्रिस्तान में आए होते तो आप देखते कि एक एक डाल पर 12-15 हम लोग बैठे हुए हैं, ठंड से ठिठुरते हुए और अपनी पसलियों के बीच से आती जाती हवा में कांपते हुए। हम लोगों को कई बार ऐसा करना पड़ा है और कई बार तो 3-3, 4-4 घंटों तक ऐसे बैठना पड़ा है। और फिर जब हम बर्फ से ठंडे पड़ जाते हैं और अकड़ जाते हैं तो नीचे उतरकर हमें एक दूसरे से खोपड़ियां मांगकर अपनी कब्र में से पानी उलीचना पड़ता है। देखो, मैं अपना सर पीछे करता हूं तो तुम मेरे मुंह में झांक कर देखो तो मेरी खोपड़ी के अंदर के हिस्से में तुम्हें उस पानी के साथ आई चीजों के अवशेष चिपके हुए मिलेंगे। देखो देखो, इसके कारण कभी कभी सर भारी सा लगता है। कफन भी गीले हो जाते हैं और उन्हें बाहर पेड़ों पर सुखाना पड़ता है। अरे, इस चक्कर में मेरा एक बहुत ही बढ़िया कफन चोरी हो गया। मुझे पता है ये उस घटिया कब्रिस्तान के में रहने वाले स्मिथ का काम है, जो जब आया था दफन होने तो एक सस्ती सी 4 खाने की कमीज पहनकर आया था। मगर पिछली बार जब हम सब एक नए कब्रिस्तान की मीटिंग में मिले तो वो सबसे बढ़िया कपड़े पहने था और मुझे देखते ही वहां से चला गया फौरन। अरे, उसी ने माटिल्डा का ताबूत भी चुराया होगा। वो बेचारी हमेशा अपना ताबूत अपने साथ ले जाती थी कि कहीं उसे ठंड ना लग जाए, नहीं तो उसके जोड़ों का दर्द फिर शुरू हो जाता था। आर्थराइटिस से ही तो मरी थी वो। तुम जानते हो माटिल्डा को? ओ, आगे के 2 दांत ऊपर के हैं बस, सिर्फ झुक कर चलती है, बाईं तरफ की एक पसली गायब है और बालों के नाम पर सिर्फ एक लट है झूलती हुई सी, जंग लगी हुई। शायद तुम मिले हो उससे कभी। हाँ, नीचे वाला जबड़ा एक तार से बंधा हुआ है। शायद तुम उससे मिले हो कभी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने जल्दी से कहा। मेरा मतलब है कि आपकी दोस्त से मिलने का सौभाग्य मुझे प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन आप कह रहे थे कि आपका कफन तो चोरी चला गया था, पर उसके जो अवशेष आपने ओढ़े हुए हैं वो तो बहुत बढ़िया लगते हैं। उनको देखने से पता लगता है कि वाकई आपका कफन बहुत शानदार रहा होगा। मैंने बात बदलते हुए कहा, पर बोलते बोलते मुझे लगा कि उसके चेहरे के भाव कुछ बदलने लगे। अब मुझे घबराहट होने लगी, पर तब तक उसने बताया कि वो सिर्फ एक आंख बंद करके, आंख मार के एक शरारती मुस्कान अपने चेहरे पर लाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि जो कफन उसने पहना था वो उसने भी किसी कब्रिस्तान से चुराया था। मैंने उससे कहा कि देखिए, आप बात करने के लिए शब्दों का सहारा ही लीजिए, जिससे कोई गलत फहमी ना हो जाए। मैंने जो भी आपको बताया है वो 16 आने सच है, उसने कहा। हमारा कब्रिस्तान और उसके आगे वाला एक और कब्रिस्तान करीब करीब खाली हो चुके हैं, क्योंकि उनमें रह पाना मुमकिन नहीं है। वो देखो, जार्विस और उसका परिवार अपनी कब्रों के पत्थर उठाए जा रहे हैं। और वो रहा हिगिंस। हेलो हिगिंस। अलविदा मेरे दोस्त,
बहुत ही अच्छा इंसान है, बड़े कुलीन घराने से है। शायद मेरी बात सुन न पाया, नहीं तो ज़रूर रुकता और मैं तुम्हें उससे मिलवाता। बहुत ही जिंदा दिल इंसान है। जब हंसता है तो लगता है जैसे दो पत्थर आपस में टकरा रहे हों। मगर उसकी खिलखिलाहट हमेशा शुरू होती है एक बहुत ही ज़ोर की ऐसी आवाज़ से कि जैसे किसी ने एक कील को खिड़की के कांच पे खींच दिया हो। और वो रहा कोलंबस जोन्स। जानते हो, सन 1926 में इसके कफन की कीमत पूरे $400 थी और आज सिर्फ एक टूटा फट्टा उठाए चला जा रहा है। और वो उसे देख रहे हो जिसने कुछ नहीं पहना है और जिसके बाएं पैर के घुटने के नीचे वाली हड्डी गायब है और सिर्फ 2 फट्टे उठाए चला जा रहा है। वो डलहौजी है। हमारे कब्रिस्तान में कोलंबस जोन्स के बाद जो सबसे सज धज के आया था वो डलहौजी था। हम सब यहाँ से जा रहे हैं दोस्त। यहाँ के लोग नए कब्रिस्तान तो बनाते हैं पर पुराने वालों का ज़रा भी ख्याल नहीं रखते। सड़कें तो सुधारते हैं पर हमारी किसी भी चीज़ की मरम्मत नहीं करते। मेरा ताबूत तुम देख रहे हो, अपने ज़माने में बहुत शानदार हुआ करता था और आज इसका हाल देखो। तुम चाहो तो इसे ले सकते हो, मैं तो अब इसकी मरम्मत करवा नहीं सकता। अब बस नीचे एक तख्ता लगवा लेना और ऊपर का जो आधा हिस्सा गायब है उसकी जगह एक फट्टा लगवा लेना और बाएं तरफ का अस्तर ज़रा घिस गया है उसे ठीक करा लेना, बिल्कुल नए की तरह हो जाएगा और बहुत आरामदेह रहेगा। नहीं, धन्यवाद देने की कोई ज़रूरत नहीं। अरे तुमने इतनी हमदर्दी से मेरी बातें सुनी इतनी देर, मैं तुम्हें अपना सब कुछ दे सकता हूँ। क्या नहीं चाहिए तुम्हें? चलो कोई बात नहीं, मैं तो खाली सभ्यता से पेश आ रहा था। चलता हूँ दोस्त, आज शायद पूरी रात चलना पड़े। पता नहीं किस्मत मुझे कहाँ ले जाती है, पर एक बात पक्की है, मैं इस कब्रिस्तान में दोबारा वापस नहीं आऊँगा कभी। अरे वो देखो ब्लेडसोस चले आ रहे हैं, ज़रा मेरा पत्थर उठवा दो तो मैं इन्हीं के साथ हो लूँ। बड़े ख़ानदानी लोग हैं ब्लेडसोस। इनके यहाँ से जब भी कोई कब्रिस्तान में आता था उसका ताबूत 6 घोड़ों वाली गाड़ी में लाया जाता था बड़ी शान से। चलता हूँ दोस्त, अलविदा। और ये कह के वो वापस अपना पत्थर अपनी पीठ पर रखे और अपने ताबूत को उसी रस्सी से घसीटता हुआ चलकर उस विभत्स झुंड में शामिल हो गया। मैं बहुत देर तक बैठा उस जुलूस को जाता हुआ देखता रहा। कई और कंकाल आके उसमें शामिल होते रहे और आगे जाकर अंधेरे में गुम होते रहे। इस अनुभव से मैं बहुत प्रभावित हुआ था और क्योंकि उस समय मुझे ये पता नहीं था कि मैं सपना देख रहा हूँ, तो मैंने कफन में लिपटे एक यात्री को रोक के उससे कहा कि मुझे उनकी इस दुखद अवस्था देखकर बहुत अफसोस हो रहा है और मैं उसके बारे में कुछ लिखकर छपवाना चाहता हूँ, पर मुझे डर है कि कहीं मौत और मृतकों जैसे संजीदा विषय पर लिखने पे मृतकों के परिवार वालों की भावनाओं को ठेस ना पहुँचे। वो मेरे कान में फुसफुसाया, चिंता ना करो, जिनकी भावनाओं को ऐसे खस्ता हाल कब्रिस्तानों की मौजूदगी से ठेस नहीं पहुंचती, उनको ऐसे कब्रिस्तानों में रहने वाले लोगों के बारे में लिखी किसी भी चीज़ से ठेस नहीं पहुंचेगी। तभी एक मुर्गे ने बांग दी और वो जुलूस ऐसा गायब हुआ मानो वहाँ कभी था ही नहीं। मेरी नींद चौंक कर खुल गई और मैंने देखा कि मेरा सिर लटक कर बिस्तर से बाहर झूल गया था। शायद ऐसी मुद्रा में सोने से ही ऐसे सपने आते हैं।